हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आपको पता है हमने साहित्य का इतिहास शुरू किया है। तो हमने पिछली वीडियो में अभी हम पढ़ चुके थे उसका विभाजन, और सबसे पहले किसने विभाजन किया है। तो मैंने कहा था कि उसको नोट कीजिएगा। तो जॉर्ज ग्रियर्सन जो हैं उन्होंने सबसे पहले किया। ये प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि उसको नोट रखिएगा। और हमने उसकी समय सीमा पढ़ी है जो कि 4 काल हैं। तो उसमें से आज हम आदिकाल पढ़ेंगे। पूरा जो जो आदिकाल में क्या क्या है और किन किन जो हमारे साहित्यकार हैं जिन्होंने मतलब उनको मतभेद है इस चीज़ का, जो कि वो कहते हैं कि इसको मतलब आदिकाल नहीं कहना चाहिए, जहाँ कौन क्या किस किस ने नाम इसका और भी नाम से जानते हैं। तो आदिकाल में हम ये पढ़ेंगे कि आदिकाल में क्या क्या दिया गया है। तो स्टूडेंट, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि और बेल बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो आप तक पहले पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आदिकाल हम पढ़ेंगे आज। आदिकाल या वीरगाथा काल के नामकरण के संबंध में विद्वानों में अधिक मतभेद पाया जाता है। तो इसमें जो है अधिक मतभेद पाया जाता है, यानी कि उनको ये चीज़ पसंद नहीं आती है। मतलब बहुत सारों ने ना इसकी मतलब वो जैसे निंदा होती है ना, मतलब कहा है कि भाई ये इसका मतलब इसको ठीक नहीं है ये कहना, तो वही कह रहे हैं ये। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पहले मिश्र बंधु भी काल विभाजन और काल नामकरण का प्रयत्न तो कर चुके हैं, तो किंतु विशेष रूप में इस संबंध में कुछ नहीं कह सके। तो ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं कह सके। जो मिश्र बंधु हैं उन्होंने भी किया, लेकिन उन्होंने ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं कह सके थे। आचार्य शुक्ल ने ही निर्णयात्मक रूप में कुछ कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहना ही अधिक उचित माना है। तो इसको वीरगाथा काल ज़्यादा उचित उन्होंने माना था, ठीक है। उनके अनुसार ऐतिहासिक परिवेश में इस काल की जन रुचियाँ एवं प्रवृत्तियाँ वीरता की ओर ही अधिक थी। ऐतिहासिक वातावरण में तलवार की धार की छाया में ही पनप रहा था। अतः अधिकांश कवियों ने अपनी रचनाओं में वीर रस को ही प्रमुखता दी है। तो जो वीर रस को ज़्यादा उन्होंने प्रमुखता दी है, यानी कि विशेषता दी हुई है, ठीक है। तो वैसे तो इस काल में कुछ धार्मिक एवं सांप्रदायिक रचनाएं भी मिलती हैं, पर आचार्य शुक्ल इनका सांप्रदायिक महत्व ही अधिक स्वीकार करते हैं। साहित्यिक नहीं, सांप्रदायिक प्रचार साहित्य विशुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आता। इस कारण उन्होंने इसकी उपेक्षा ही उचित मानी है। उनकी दृष्टि में वीर रस और वीरता प्रदर्शन की प्रवृत्तियां ही प्रमुख थी। तो इन्हीं की घोषित वीरगाथात्मक रचनाएं इस काल में अधिक रची गई हैं। तो ज़्यादा वीरगाथा जो है इसमें इसी में रचनाएं ज़्यादा रची गई हैं, इसीलिए आचार्य शुक्ल वीरगाथा काल नाम ही उचित मानते हैं। तो जो शुक्ल हैं वो वीरगाथा ज़्यादा उचित मानते हैं। इस काल में प्राप्त होने वाले देश भाषा के ग्रंथ गुमान रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो और विसलदेव रासो आदि वीरगाथात्मक काव्य ही हैं। तो ये याद रखिएगा कि इसमें किस किस ने मतलब क्या क्या इसमें हैं, ठीक है। गुमान रासो जैसे हो गया, इसमें ही किस में आते हैं ये आदिकाल में। तो ये स्टूडेंट याद रखने वाली बात है। उसके बाद क्या है, वीरगाथात्मक काव्य नहीं हैं, इनके विपरीत इनके मतलब दूसरे मतलब विपरीत इनके, ठीक है। विजयपाल रासो, कीर्ति कला और कीर्ति पाताका और हामिर रासो आदि ग्रंथ भी इस काल में ही प्राप्त होते हैं, यानी कि इसके विपरीत ये भी ग्रंथ इसी काल में प्राप्त होते हैं। ये भी किस में होते हैं, आदिकाल में, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। तो उसके बाद क्या है हमारे पास, पर ये युगीन प्रवृत्तियाँ और रुचियों के समग्रत घोषित नहीं हैं, अतः वीरगाथा काल नाम ही सर्वथा उचित है। तो मतलब ये मानते हैं कि वीरगाथा नाम जो है वो ज़्यादा उचित है, ठीक है। फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य शुक्ल नामकरण का विरोध कर इस काल खंड को आदिकाल कहना ही अधिक उचित माना। तो जो मतलब हजारी जी हैं उन्होंने जो है इसको क्या है आदिकाल ज़्यादा उचित माना। उन्होंने इसको मतलब इसका विरोध किया, ठीक है स्टूडेंट। वो इसको आदिकाल कहते हैं, ठीक है। इनके अनुसार वस्तुत ये कालखंड विविध विकासोन्मुख प्रवृत्तियों का युग है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जिस साहित्य की मात्रा धार्मिक
धर्म, आध्यात्मिक या सांप्रदायिक विशेष का नाम साहित्य की सहज प्रेरणा में वादक नहीं माना जा सकता। ऐसा मान लेने पर भक्ति काल के समूचे साहित्य को निकालकर एक तरफ रख देना होगा। इसके अतिरिक्त श्रृंगार लोक रुचियों में विविधता भी इस युग में देखी जा सकती है। अतः आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस कालखंड का वीरगाथा काल का स्थान पर आदिकाल नाम अधिक संगीत माना है। आज साहित्य इतिहास में यही मान्यता प्राय सर्व स्वीकृत है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश साहित्य को सिंधी काल, चारण काल, जो एक प्रकार में आचार्य शुक्ल के नामकरण वीरगाथा काल का ही रूपांतर है, तो जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं उन्होंने भी इसको कहा है सिंधी काल, उन्होंने कहा है चारण काल का है। तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट, इसको याद रखिएगा। श्री राहुल सांकृत्यायन आदिकाल को सिंध सामंत युग कहना अधिक उचित मानते हैं, ठीक है। इनके अनुसार इस काल के समाज पर सिंधु का और राजनीति पर सामंतों का अधिकार था। इन सामंतों का ही यशोगान इस काल के कवियों ने प्रमुख रूप से किया है। युगीन प्रवृत्तियों और रुचियों पर भी सामंती प्रभाव स्पष्ट है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास नाम के संबंध में आचार्य शुक्ल के समर्थक हैं। तो जो ये हैं आचार्य शुक्ल के समर्थक, ठीक है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज वपन काल, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल कहा है। डॉक्टर हरीश चंद्र वर्मा ने संक्रमण काल आदि नामों से इस काल को संबोधित किया है। तो बहुत सारे जो हमारे साहित्यकार हैं उन्होंने अलग अलग नामों से इसको जाना है, ठीक है। वास्तव में इस युग में वीर काव्य के साथ साथ श्रृंगार, शांत, भक्ति, हास्य आदि विविध रसों से युक्त रचनाओं का भी प्रयन हुआ। अतः इस काल को विविध प्रवृत्तियों के उदय और आरंभ का काल अर्थात आदिकाल कहना ही उचित प्रतीत होता है। तो हमने आदिकाल पूरा पढ़ लिया, जो कि इसमें क्या क्या दिया गया है, यानी कि जो हमारे साहित्यकार हैं उनको कई साहित्यकार हैं उनको इसमें मतभेद है। वो कहते हैं कि इसको ये नहीं कहना चाहिए जैसे तो आपको पता है बहुत सारे जो हमारे हैं साहित्यकार उन्होंने इसका अलग अलग नाम रखा है। तो लेकिन ज़्यादा हम इसको क्या क्या कहते हैं, आदिकाल को ज़्यादा आदिकाल मानते हैं और जहाँ इसको वीरगाथा काल भी कहते हैं। तो स्टूडेंट हमने ये पूरा पढ़ लिया। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको कुछ भी समझ आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को अगर अच्छी लगी है, और अगर कोई डाउट रहता है तो स्टूडेंट प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके लिए मैं लेकर आऊँगी भक्ति काल, हम भक्ति काल पढ़ेंगे।